नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज से देखिए हम लोग जो समितियों की सिफारिशें हैं ना, जो विभिन्न समितियां दी गई हैं यूपी पीसीएस मेंस 2024 और 25 के लिए, ये हिंदी माध्यम में समितियों की सिफारिशें आपको बताई जा रही है। इससे देखिए आंसर को आप इन्हेंस कर सकते हैं और एक प्रश्न पे आधे से लेके 1 नंबर आपका बढ़ सकता है इस चीज़ से। और ये हिंदी मीडियम में देखेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि इस सीरीज़ को देखिए 4 से मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो में इसे हम फिनिश कर लेंगे। जितनी भी समितियाँ उनकी सिफारिशें हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ लीजिए, नहीं तो आप इसको हल्के में ले जाएंगे। इनकी जितनी भी सिफारिशें दी जाती हैं, देखिए मेन क्वेश्चन किस पे रहता है यूपी पीसीएस मेंस में, जितने पेपर होते हैं जीएस के, वो देखिए समस्याओं पर आधारित होते हैं। समस्याएं पूछता है या फिर उनकी समाधान पूछेगा, तो देखिए समाधान में कहीं भी डालना हो तो इन समितियों की सिफारिशों को अवश्य कोट करें। इंग्लिश मीडियम यही ज़्यादा करते हैं और आप देखेंगे नंबर गेन आधे से 1 नंबर हर क्वेश्चन पे ज़्यादा हिंदी मीडियम से उठा लेते हैं। समितियों की सिफारिशें कोट करेंगे और उसके कोष्टक में लिख देंगे ये, जैसे गुलशन रॉय समिति है, ये डाल दिए सीधे। तो इससे क्या है ना कि एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ता है और इन चीज़ों को, ये सर्टिफाइड चीज़ें होती हैं क्योंकि ये समितियों के द्वारा दी गई हैं। और समितियाँ में जानते हैं कि विशेषज्ञ सारे नियुक्त होते हैं, तो वो समितियों की सिफारिशें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इसका इंपॉर्टेंस देखिए वही लोग समझेंगे जो 3 से 4 बार मेंस दे चुके हैं, कम से कम इंटरव्यू दे चुके हैं। जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे ना वीडियो को, वो इसका महत्व नहीं समझेंगे। पढ़ने के बाद जो कंटेंट आप तैयार करेंगे उसको इन्हेंस करने का तरीका यही होता है। डायग्राम, फ्लो चार्ट और समितियां हैं और विभिन्न जो आयोग हैं उनके द्वारा क्या क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या हैं, तो उन सबको हम लोग एक सीरीज इसमें बना रहे हैं, एक उनमें बनाएंगे। तो जो जो चीज़ें हैं इन्हेंस करने की वो दे दी जाएंगी, ठीक है। और बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो लक्ष्यदार भाषा का देख के इन चीज़ों को अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अभी से इस वीडियो को स्किप कर दें। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार इन चीज़ों से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, कंटेंट एक जगह नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारा कंटेंट हम हिंदी मीडियम में एक जगह लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए एक सूचना है आपके लिए, ये मंथली आंसर राइटिंग भी स्टार्ट हो गया 2024-25 के लिए। यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज है, ये मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। 2 से 3 प्रश्न इसमें डेली दिए जाएंगे, ठीक है। मिनिमम रहेंगे ये, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 48 घंटे में आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी। और ये कल से 6 जनवरी से शुरू हो रहा है, मंडे से। इसमें देखिए फ्री मेंटरशिप मिलेगी और वीडियोस के जो क्लासेस के माध्यम से जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसमें उसके एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिए जाएंगे। 6 जनवरी से ये शुरू हो रही है, तो इसमें आप इनरोल करा सकते हैं। इसमें हम लोग 2 जीएस के पेपर साथ साथ में लेके चलेंगे। ये अलग अलग पेपर चलेंगे 2 बैच में, जैसे पेपर 4 और पेपर 6। तो जिसको भी जो बैच ज्वाइन करना है, जो जिसमें भी आंसर राइटिंग करनी है वो कर सकते हैं। ये मिनिमम प्राइस पे 599 मंथली रहेगा फी इसका, जिससे किसी को समस्या ना हो। जो बाउंड्री पे हैं वो भी इसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इतना नहीं है एक साथ 10,000 20,000 फीस देने के बाद आपका फी वापस नहीं होता है। तो ये उनके लिए है, सबके लिए। तो इन दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही देखिए अगर नोट्स के लिए आप परेशान हैं, पेपर 5 और पेपर 6, क्योंकि इसके नोट्स और कंटेंट की बहुत समस्या है। और साथ ही साथ देखिए और अदर नोट्स पेपर के 1 2 3 4 उसमें। और देखिए पीवाईक्यू, जो पुराने साल के 6 साल के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से लिखा गया है, वो आप ले सकते हैं इन्हीं नंबरों पे संपर्क करके 8527434727। हिंदी मीडियम में यही प्रॉब्लम है कि वो जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें चाहिए एक बल्कि मैटर, बड़ी बड़ी मोटी किताबें, है ना, कि तो उन चीज़ों से वो लोग खुश हो जाते हैं। बट ये है कि इंग्लिश मीडियम इन चीज़ों को समझता है और उनके पास कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो इजीली वो सिलेक्शन इसीलिए भी ले जाते हैं। हिंदी मीडियम में यही सोच है जो कि गड़बड़ होती है लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। समितियों की सिफारिशें देखते हैं। देखिए सुरक्षा पे, साइबर सुरक्षा पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी समितियां गठित हुई हैं और उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी हैं। पहली समिति है गुलशन रॉय समिति, 2018 में गठित हुई थी। इसने क्या बोला है, जो गुलशन रॉय समिति है, इसने बोला है देखिए साइबर अपराधों पर गठित हुई थी। साइबर अपराधों से निपटने के लिए ये गठित की गई है। विदेशी सर्वरों पर निर्भरता कम करना, यानी समर्पित सुरक्षित गेटवे अपना बनाने की बात कही, इसने सिफारिश दी है। वहीं सोशल मीडिया एनालिटिक्स की बात की, इसने एक उन्नत ऐप तैयार करने के लिए बोला है। देखिए ज़्यादा भी इसका विश्लेषण नहीं देंगे क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में ही आपको लिखना है, सीधे सीधे ये पॉइंट हैं, सीधे एग्जाम में आपको लिखने हैं और सामने समिति का जो जिस समिति ने दी है सिफारिश उसको कोट कर देना है आपको। साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना भी इसने बात की है। और वहीं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी ICCC की स्थापना के लिए बोला है, जो सभी राज्यों में इसकी शाखाएं भी होंगी, ये भी इसने कहा है। ये ICCC क्या है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है ये। और साथ ही इसने बोला है कि डेटा लिंकेज होना चाहिए इन बॉडीज़ के बीच में। जैसे ये जो गठित होगी ICCC का CCTNS जो नेटवर्क सिस्टम है, ये आप खोज लीजिए क्या है, अगर नहीं आता है तो। CCTN और नेट ग्रिड जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है, इसके साथ में समन्वय की बात की है इसने। ये डेटा जो लिंकेज है वो इनके बीच में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन की बात की है। वहीं अपराध और अपराधियों की जानकारी इसमें सुरक्षित रहेगी, जिससे कि आसान रहेगा डेटा को रिट्रीव करना। बाकी देखिए साक्ष्य एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जो है उसको वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप संशोधित करने की इसने बात की है। तो ये थी, इसको बार बार देखिए ये सिफारिशें है ना,
एक बार में तैयार नहीं होंगी, इसको वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगी इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। अभी ये पहला ही वीडियो है और आप जितना लाइक करेंगे, लाइक आपका ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, है ना, तो आप जितना लाइक करेंगे उतना जल्दी इसके वीडियो आएंगे। बाकी चीज़ें जल्दी से जल्दी आपकी कंप्लीट होंगी। जो भी हिंदी मीडियम में समस्याएं होती हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी दूर हो जाएं। न्यायमूर्ति वीएन श्री कृष्ण समिति बनी थी 2017 में। इसने डेटा संरक्षण ढांचे पे सिफारिशें दी हैं। क्या क्या बोला है वो देखते हैं। सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के बीच में प्रत्ययी संबंध होने चाहिए। इसने बोला है कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल अधिकृत उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। जैसे जो भी आप आईडी वगैरह जमा करते हैं सिम कार्ड के लिए आदि के लिए, तो वो उसी के लिए पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, किसी अदर पर्पस के लिए ना हो। जो भी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं या कुछ हैं तो ये उनके लिए बोला गया है। वहीं आईटी एक्ट 2000 और जनगणना अधिनियम 1948 इसमें संशोधन की बात की है। उस देखिए राइटिंग से थोड़ा समझौता करना पड़ेगा आपको, बाकी चीज़ें आप सुन लीजिए तो समझ आ जाएगा। बच्चों के डाटा हेतु इसने कठोर मानदंडों की आवश्यकता पर बल दिया है। डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की बात की है इसने। ये डीपीए, शॉर्ट में इसको डीपीए बोलते हैं। इसके कार्य होंगे, क्या कार्य करेगी डेटा सुरक्षा प्राधिकरण? निगरानी और प्रवर्तन का कार्य, कानूनी मामले और नीति और मानक निर्धारण का कार्य करेगी, अनुसंधान और जागरूकता का कार्य करेगी, जांच, शिकायत निवारण और न्याय निर्णयन, इनके लिए ये कार्य होगा इसका डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की जो कार्य है। और न्यासियों के दायित्व की भी इसमें बात की गई है, जो ट्रस्टी होते हैं उनके दायित्व। व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा भी इसमें दी गई है। तो ये क्या है, हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आपको शॉर्ट में ये चीज़ें बता दी गई हैं। तो आपको कहीं भी ये व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा देनी हो तो अब देने के बाद ये समिति को कोट कर दीजिए। और इसमें बोला गया है कि गैर सहमति आधारित प्रसंस्करण जो होगा ना, जैसे आप जो भी अपना आईडी प्रूफ या डेटा यूज़ करते हैं, वो 4 कार्यों के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी सरकार को या किसी सरकार को, ठीक है। वो 4 कौन कौन से कार्य हैं? तो जैसे कल्याणकारी कार्यों है तो प्रासंगिक है तो ये यूज़ हो सकता है बिना आपकी सहमति के। कानून या अदालतों के आदेशों का पालन करने के लिए बिना आपकी अनुमति के यूज़ हो सकता है आपका डेटा। तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हेतु रोजगार अनुबंधों में सीमित स्थितियों में होगा, लेकिन रोजगार अनुबंधों में जो उपयोग होगा इस डेटा का वो सीमित स्थितियों में होगा। तो ये इसकी थी वीएन श्री कृष्णा समिति की सिफारिशें थी, इनको आप कहीं भी कोट कीजिए। और यही ये भी बोला है कि कानूनों के उल्लंघन पर दंड की भी बात की है इस समिति ने, ठीक है। तो ये दूसरी थी समिति। ये तीसरी है ए के भार्गव समिति। ये नेट न्यूट्रलिटी पे गठित हुई थी ए के भार्गव समिति। इसने क्या बोला है? वैध प्रथाएं जो होती हैं उनकी अनुमति की बात की गई, वो चल सकती हैं। और इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये इसने बल दिया है इस पर। और ओटीटी जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो सेवाएं देते हैं, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह देखते होंगे आप, बहुत सारे नेटफ्लिक्स और जैसे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए इसने सिफारिशें की हैं। और वहीं थिंक टैंक की स्थापना की भी इसने बात की है भार्गव समिति ने। आगे देखिए सीमा सुरक्षा पे, तो ये तो थी इस पे साइबर सुरक्षा पे गठित थी समितियां। 3 समितियों की सिफारिशें आप रट लीजिए। दूसरी देखिए सीमा सुरक्षा पे कौन कौन सी गठित हुई हैं। तो इसमें देखिए पहली समिति है गृह मामलों की स्थायी समिति। तो इसने क्या क्या सुझाव दिए हैं? तो देखिए इसने बोला है सीमा सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक बताया है। सीमा सुरक्षा पे जैसे बुनियादी ढांचा बनाया जाए, चौकियां बनाई जाए, बाड़ लगाई जाए यानी जिसे फेंसिंग बोलते हैं, और फ्लड लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, तो इन सब के लिए इसने बोला है। और वहीं सीमा पर देखिए जो सड़क संपर्क होगा उसमें PPP मॉडल का उपयोग किया जाए, इसने बोला है गृह मामलों की स्थायी समिति ने। वहीं देखिए तटीय सुरक्षा योजना के दूसरे चरण को लागू करने की भी बात की है। नोडल आतंकवादी निरोधक एजेंसी, क्या नाम है? नोडल आतंकवादी निरोधक एजेंसी, NCTC शॉर्ट में इसे बोलते हैं। इसके लिए इसने सिफारिश की है कि एकीकृत प्राधिकरण के रूप में इसे स्थापित किया जाए, नोडल आतंकवादी निरोधक एजेंसी को, NCTC को। और क्या किया जाए? तो सीमा पर देखिए बाड़ लगाई जाए। इसमें बताया गया है जो वर्तमान में जो बाड़ लगाई जा रही है उसकी गति बहुत धीमी है, और रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ ये अप्रभावी हुई है साबित जो बाड़ लगाई गई है, क्योंकि रेत के जो टीले होते हैं ना वो खिसक रहे हैं, उससे ये बाड़ बेकार हो जाती है, टूट जाती है ना। तो ये चीज़ें इसने बोली हैं। जाली मुद्रा की जो तस्करी होती है उसको रोकने की भी बात की है इसने, चाहे वो भूमि से हो या तटीय सीमाओं पर हो, जो जाली मुद्रा की तस्करी है उसको विशेष रूप से रोकने के लिए रणनीति बनाई जाए। तो ये समिति थी गृह मामलों की स्थायी समिति। अब सेकटकर समिति है, इसने क्या सिफारिशें दी है वो देख लेते हैं। सीमावर्ती बुनियादी ढांचे पर यह गठित की गई थी, कैसे क्या इसने सिफारिशें दी है वो देख लेते हैं। सड़क निर्माण के लिए इसने EPC मॉडल को बोला है कि EPC मॉडल को अपनाया जाए। और इसने क्या बोला था गृह मामलों की समिति ने? PPP मॉडल को। EPC मॉडल क्या है? तो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल बोला जाता है। ये क्या होता है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके आप इसे खोज सकते हैं। अगर डिटेलिंग बताने जाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए, और आधुनिक निर्माण संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी जो होती है उन पर विशेष फोकस किया जाए, इनका आधुनिकीकरण हो। सिग्नल प्रतिष्ठानों
का अनुकूलन हो, है ना, जैसे रेडियो सिग्नल आदि जो होते हैं उनका अनुकूलन किया जाए। सैन्य प्रभागों का पुनर्गठन किया जाए और उनके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाए। इन्वेंट्री नियंत्रण सिस्टम, जो भी इन्वेंट्री नियंत्रण तंत्र होता है उसको सुव्यवस्थित किया जाए, जैसे वाहन डिपो, आयुध डिपो आदि, इनको सुव्यवस्थित करने की बात की गई। अब तीसरी है मधुकर गुप्ता समिति 2017 में आई थी। ये सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, इसने बोला है कि इसे मजबूत किया जाए सीमा सुरक्षा को, इसी पे गठित हुई थी। बाढ़ लगाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए इसने सिफारिश की है, जैसे भारत पाकिस्तान सीमा पर विशेष रूप से इसने सिफारिश दी है मधुकर गुप्ता समिति ने। बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी के मुद्दे और प्रशासनिक मुद्दों पर इसने विशेष जोर देने के लिए फोकस किया है। विजय राघवन समिति अगली है, चौथी विजय राघवन समिति, जो डीआरडीओ के सुधार पर यह गठित हुई थी। इसने बोला है कि आरएनडी पर ध्यान देना चाहिए डीआरडीओ को, और उत्पादन एवं विकास के कार्य होते हैं अन्य उपक्रमों को हस्तांतरित कर देना चाहिए, जो उत्पादन और विकास कार्य हैं, और विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए डीआरडीओ को। वहीं बुनियादी ढांचा का एकीकरण किया जाए, रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करने पर यह फोकस हो, डीआरडीओ के प्रदर्शन की गहन जांच भी हो, इसने ये भी बोला है। तो ये विजय राघवन समिति डीआरडीओ से के सुधार पर गठित हुई थी। तो इसको बार बार देखिए वीडियो को, ये तथ्य तभी आपके सुधर पाएंगे, है ना। ये आप एकदम एग्जैक्ट जुबानी रटे हों, जैसे ही आपको दिखे कहीं भी कुछ चीज़ें तो ये पॉइंट तुरंत ही वहाँ कोट हो जाए आपके, और खासकर समितियों के नाम। अगला है देखिए क्षेत्र पुलिस सुधार पे कौन कौन सी समितियां गठित हुई हैं वो देख लेते हैं। रिबेरो समिति या रिबेरा समिति भी बोलते हैं कहीं कहीं। रिबेरो समिति गठित हुई थी 1998 में। तो इसने पुलिस से संबंधित जो कमियां हैं उनके लिए क्या बोला है वो देख, तो क्या क्या सिफारिश है वो देख लेते हैं। राज्य स्तरीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की बात की है किसने, रिबेरा समिति ने। राज्य स्तरीय सुरक्षा आयोग गठित किया जाए। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना हो, जो गैर संवैधानिक निकाय हो और पुलिस प्रताड़नाओं से जो भी प्रभावित हैं उनकी ये शिकायत के लिए बनाया जाए, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण। पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए, जो क्या कार्य होंगे इस बोर्ड के, जो स्थानांतरण, पदोन्नति, पुरस्कार और दंड से संबंधित ये कार्य संभालेंगे। स्वतंत्र पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना हो, जांच कार्यों का पृथक्करण हो, है ना। तो ये कार्य थे इसके। तो आगे देख लेते हैं, ये रिबेरा समिति की सिफारिश थी। दूसरा है पद्मना भैया समिति 2000 में गठित हुई थी। इसने क्या बोला है कि जो उपनिरीक्षक यानी एसआई जो बोलते हैं ना, एसआई की भर्ती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कांस्टेबलों की भर्ती के बजाय, यानी कांस्टेबलों पर जितना ध्यान दिया जाए उससे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाए, एसआई यानी उपनिरीक्षकों की भर्ती पर। प्रशिक्षण सलाहकार परिषद की स्थापना की जाए, कौन सी, प्रशिक्षण सलाहकार समिति की स्थापना। सामुदायिक पुलिसिंग आदर्शों को अपनाया जाए। पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए और कर्तव्यों का पृथक्करण किया जाए, क्योंकि पुलिस पे बर्डन ज़्यादा होता है तो उसके कर्तव्यों को उसका अलग अलग किया जाए, जैसे जांच एजेंसी अलग हो और उसका कई यूनिट में डिवाइड कर दिया जाए या किसी अन्य को ये कार्य दिए जाए, किसी अदर बॉडी को। एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की भी बात की है। तो ये सारे पॉइंट हैं। विशेषज्ञता और साइबर अपराधों से निपटने हेतु तो पुलिस क्षमताओं का विकास करने की भी बात की है इसने, सिफारिशें दी पद्मना भैया समिति ने। तो ये सिफारिशें थी इस समिति की। अगली देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977। इसने क्या सिफारिशें दी है, तो हिरासत में दुर्व्यवहार की जांच की बात की है इसने, कि हिरासत में अगर कुछ भी होता है तो उसकी जांच की जाए। राजनीतिक प्रभाव या हस्तक्षेप को युक्ति संगत बनाया जाए और हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के लिए इसने बात की है। अनिवार्य एफआईआर के लिए भी बात की है। सीआरपीसी जो एक्ट है यानी धारा है, उसका धारा 154 में संशोधन के लिए इसने बोला है पुलिस के अधिकार क्षेत्र की बाध्यता हटाई जाए। जैसे किसी पुलिस थाना कोई केस होता है तो किसी बाउंड्री पे होता है पुलिस थानों के बीच में, तो ये रहता है कि ये किस पुलिस थाने का केस है, तो काफ़ी समय एफआईआर में लग जाता है यही डिसाइड करने में, है ना। तो ये इस तरीके की बाध्यता की हटाने की बात की है कि जहाँ कहीं भी हो जो पुलिस के तहत तो तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज की जाए। जो थर्ड डिग्री होती है यानी तृतीय डिग्री पद्धतियों का कम उपयोग किया जाए, ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने बोला है। कानूनी परिवर्तन की बात की है, जैसे 1861 का पुलिस अधिनियम को एक नए एक्ट से प्रतिस्थापित किया जाए। आगे देखते हैं, चौथी है मलिमत समिति 2002-2003 में ये गठित हुई थी। मलिमत समिति, इसने क्या बोला है, आपराधिक न्यायिक प्रणाली पे ये गठित हुई थी समिति। किस टॉपिक पे, आपराधिक न्याय प्रणाली पर। इसने बोला है कि विदेशी जांच प्रणालियों से सीखने की जरूरत है। एग्जाम्पल दिया है जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में जो प्रणालियां अपनाई जाती हैं उनसे हमें सीखने की जरूरत है, ऐसी ट्रेनिंग उन्हें दी जाए। पीड़ितों की भागीदारी वो पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में संशोधन की बात की है इसने। और एकीकृत केंद्रीय कानून की स्थापना के लिए भी बोला है, यानी सामंजस्य बनाया जाए विभिन्न राज्यों के बीच में जो अलग अलग कानून टाइप में जो मिल जाते हैं ना, उससे समस्याएं होती हैं, तो एकीकृत केंद्रीय कानून हो। मजबूत गवाह संरक्षण तंत्र की स्थापना के लिए बोला है। आगे बात की है, राज्य व राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए।
न्यायाधीश और जनसंख्या का जो अनुपात है ना, यानी इतनी जनसंख्या पे न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो इन्होंने बोला है कि जो न्यायाधीशों की अवकाश अवधि है उसको 21 दिन कम किया जाए। तो ये सिफारिशें आप किसी में भी डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप 1 से 2 बार इनको देख जाइए। अगली है 5वीं समिति, राजीव गौबा समिति, 2018 में गठित हुई थी ये। मॉब लिंचिंग व फेक न्यूज़ के मुद्दे पर गठित हुई थी, मॉब लिंचिंग और फेक न्यूज़। तो इसने बोला था कि अनैतिक सामग्री की जवाबदेही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए होगी है। जो अनैतिक सामग्री अगर प्रसारित होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसी चीज़ें, गैर अनुपालन के खिलाफ अगर इनका अनुपालन नहीं होता है इन प्लेटफॉर्मों के द्वारा तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने की बात की है इसने। समय पर अनुपालन हो इसका, यानी कि जो भी नीति जो भी इसके लिए डायरेक्शंस दी गई हैं उनका समय पर अनुपालन हो, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसपी नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ पे जो मॉब लिंचिंग हो ना उसमें देखिए नोडल अधिकारी के रूप में एसपी रैंक का अधिकारी नियुक्त हो जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं उनके लिए। सेकंड एआरसी, छठवां है हमारा, सेकंड एआरसी 2005 में गठित हुई थी, इसने भी कुछ सुझाव दिए हैं वो देख लेते हैं। जवाबदेह कार्यप्रणाली सरकार की जिम्मेदारी है इसने बोला है, तो सरकार ही जिम्मेदार होती है कि किस तरीके से पुलिस में और इसमें कार्य वो करेगी, तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए सुधार के लिए। अपराध जाँच का पृथक्करण हो, अपराध और जाँच का पृथक्करण की बात की है, यानी अपराध हो रहा है तो ये चीज़ें पृथक्करण हो, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ये कार्य किए जाने चाहिए। राज्य एवं जिला पुलिस स्थापना समितियों के गठन की भी बात की है, जो क्या कार्य करेगी, नियुक्ति, स्थानांतरण आदि के कार्य देखेगी ये। पुलिस का बोझ कम करना, जैसे गैर मुख्य कार्यों को आउटसोर्स करना, इन्हें आउटसोर्स कर दिया जाए जो गैर मुख्य कार्य हैं पुलिस के, उससे बोझ कम हो जाएगा पुलिस पर। और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की जाए, गठन किया जाए पुलिस शिकायत प्राधिकरण का। जिले में पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु किया जाए, अगर पुलिस ऐसे हिरासत में या किसी में कुछ ऐसी अनियमितताएं बरतती है तो उसके लिए ये गठित किया जाए पुलिस शिकायत प्राधिकरण। और बोला इसने पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, लगभग 33% इसे किया जाए प्रतिनिधित्व को। विशिष्ट वर्गों जैसे SC ST के प्रति संवेदनशीलता की भी बात की है इसने, कौन सी, सेकंड ARC रिपोर्ट ने। तो ये थी हमारा आज का वीडियो था, इसमें आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि और आपको किस तरीके से इसमें कुछ भी बदलाव करना हो, है ना, या फिर कोई सिर्फ आपकी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपके लिए जो मेंस दे रहे हैं ना, जो सीरियस कैंडिडेट है वही आप इसमें देख के बताएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि बार बार गलतियां होती हैं, बार बार देखते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 10 नंबर से बाहर, 20 नंबर से बाहर, तो वो हम कैसे नंबर बढ़ाएं, तो यहीं से वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। और भी कुछ होगा तो वो उन्हें आप से बताएंगे तो हम लोग उसको भी कार्य करेंगे। तो जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे वैसे इस सीरीज़ को जल्दी फिनिश कर दिया जाएगा। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।